राजनीति के बगैर देश नहीं, सरकार नहीं, लोकतंत्र नहीं। लेकिन यही राजनीति परिवार के भीतर होने लगे तो फिर मतभेद तय है, मनभेद तय है, जो अब अखिलेश यादव के परिवार में होने जा रहा है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव अपनी पत्नी अपर्णा यादव से अलग होने जा रहे हैं। अपर्णा यादव का भगवा का दामन थामना प्रतीक और अपर्णा की शादी के गठबंधन की गिरह खोलने वाला साबित हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि हो सकता है कि कोई आपसी रिश्तों में दिक्कत हो और उसके चलते यहां तक नौबत पहुंची है। दोनों शादी के 15 साल बाद अलग होने जा रहे हैं। प्रतीक ने अपने इंस्टा पर यह पोस्ट किया और इसकी घोषणा की। प्रतीक ने लिखा, मैं इस स्वार्थी औरत के साथ जल्द से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। उसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए। उसकी एकमात्र इच्छा है कि वो मशहूर और प्रभावशाली बने। दूसरे हिस्से में लिखा, इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। और आखिरी पैराग्राफ में लिखा, मैंने कभी इतना बुरा इंसान नहीं देखा और दुर्भाग्य से मेरी शादी उस दुष्ट से हुई। और अपर्णा की फोटो पर लिखा, द फैमिली डिस्ट्रॉयर। जबकि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी वो परिवार का हिस्सा बनी रही। बीते साल परिवार की एक शादी में अखिलेश के साथ उनकी बॉन्डिंग भी शानदार दिखी। बस चंद महीने पहले हुए इस समारोह में प्रतीक भी साथ थे, लेकिन अब शायद दोनों साथ ना दिखे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी 1 साल बचा है, लेकिन प्रदेश में सियासी पार्टियां चुनावी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और यही वजह है कि कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई है। मिशन 27 की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुलाई गई इस बैठक में सभी पार्टी सांसदों को मौजूद रहने को कहा गया है। बैठक में अखिलेश यादव पार्टी पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर मंथन करेंगे। सभी सांसदों से उनके संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों की रिपोर्ट ली जाएगी। इसके अलावा अखिलेश यादव SIR की रिपोर्ट भी लेंगे। साथ ही इस बैठक में बजट सत्र की रणनीति को लेकर भी बातचीत होगी। अखिलेश यादव ने अपने सांसदों का एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया है, जो कि उनके सामने रखेंगे। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र के बारे में जमीनी हकीकत भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बैठक टिकट देने की एक प्रक्रिया भी मानी जा रही है। दोपहर 12 बजे समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बुलाई गई इस बैठक को उम्मीदवारों के चयन की कड़ी में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इसके साथ ही उनका निर्विरोध चयन तय हो गया है। घोषणा कल होगी, लेकिन उससे पहले नामांकन के मौके पर पार्टी ने अपने नए अध्यक्ष के सामने अपनी एकजुटता और ताकत को दिखा दिया। अमित शाह और राजनाथ सिंह प्रस्तावक बने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, जिसके साथ ही बीजेपी में एक नवीन अध्याय की शुरुआत हो गई है। और अब बीजेपी के वेबसाइट पर कल कार्यकारी की जगह राष्ट्रीय लिख दिया जाएगा, जिनके लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह प्रस्तावक बने तो JP नड्डा, गडकरी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। तो CM योगी से लेकर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने सपोर्ट लेटर जमा कराया, लेकिन इन चुनौतियों से उन्हें अकेले ही निपटना होगा। चुनौती नंबर 1, विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी में इसी साल चुनाव है। चुनौती नंबर 2, दक्षिण भारत में विस्तार। भागवत और अमित शाह ने शुरुआत कर दी है। चुनौती नंबर 3, महिला आरक्षण। पार्टी में 33% आरक्षण लागू करना। चुनौती नंबर 4, एक देश एक चुनाव। 2029 के बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए पार्टी को तैयार करना। चुनौती नंबर 5, नया नेतृत्व। युवा नेताओं की फौज अविलंब तैयार करना। और अगली खबर का रुख करेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से नितिन नवीन के लिए आज तमाम दिग्गज जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास न्योते पर आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति भारत पहुंच रहे हैं। भले ही ये दौरा सिर्फ 2 घंटे का हो, लेकिन इसकी अहमियत काफी बड़ी मानी जा रही है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर UAE के राष्ट्रपति को लेने के लिए पहुंचे। UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। PM मोदी ने खुद पालम एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस 2 घंटे के दौरे का एजेंडा बेहद अहम है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हाई लेवल मीटिंग होनी है। खास बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद शेख मोहम्मद बिन का ये तीसरा भारत दौरा है। यानी अब दोनों देशों के संबंध केवल कूटनीति और व्यापार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो चुके हैं। कुल मिलाकर ये छोटा लेकिन बेहद अहम दौरा भारत और UAE की दोस्ती को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मौनी अमावस्या पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्नान करने से इनकार कर दिया। मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठ गए।
श्री राम जय राम। शंकराचार्य ने स्नान से इनकार कर अन्न जल त्याग लिया है और शिविर के बाहर धरना दे दिया है। पूरी रात खुले में अपने कई समर्थकों के साथ धरना दिया, जो अब भी जारी है। जी न्यूज ने जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रशासन हमको यहीं छोड़ के गया है, तो जहाँ छोड़ दिया हम वहाँ हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जब तक उनसे माफी नहीं मांगी जाती तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। भविष्य में हम फुटपाथ पर ही जब आएंगे रहेंगे, चाहे जीवन बीत जाए, और जब तक ससम्मान हमको ले जाकर के स्नान नहीं कराया जाएगा तब तक हम अब यहाँ आते रहेंगे। स्नान तो तभी होगा जब ससम्मान जाएगा। कल जब संगम में पवित्र स्नान के लिए जिस समय भारी भीड़ थी, उसी समय ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए थे। पुलिस के रोकने पर धक्का मुक्की की स्थिति बन गई थी और तभी शंकराचार्य नाराज होकर अंजल त्याग कर हठ प्रण पर बैठ गए थे। बात पते की में इस समय की बड़ी खबर मुर्शिदाबाद से एसआईआर को लेकर यहां हिंसा भड़क गई है। फॉर्म 7 जमा करने पर यहां बवाल हुआ है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने, एसडीओ कार्यालय के बाहर पथराव भी देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में आज दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अंतिम दिन है और इसको माहौल यहाँ पर खराब हुआ। टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे के ऊपर पथराव करते नजर आए। बीएमसी चुनाव के नतीजे आए, 4 दिन बीत चुके हैं। बीजेपी 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन मेयर पद से अभी भी दूर है क्योंकि पेच एकनाथ शिंदे ने फंसा दिया है। 2.5 साल का फॉर्मूला देकर शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के माथे पर कहीं ना कहीं तनाव ला दिया है। उद्धव ठाकरे को अपना मेयर बनाने की संभावना दिखने लगी है और संजय राउत इसके सपने भी देखने लगे हैं, क्योंकि शिंदे अभी तक माने नहीं है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के पास 70 पार्षद है, कांग्रेस के पास 24, जबकि बीजेपी के पास 121 का आंकड़ा है। अब शिंदे रूठे हैं तो संजय को लग रहा है उद्धव जिंदा हो जाएंगे। जिंदा है टाइगर, अभी भी शिवसेना के पास और उनके साथियों के पास एक ऐसा आंकड़ा है जो उनको चैलेंज कर सकता है, लेकिन कभी कभी मजा भी लेना चाहिए ना। पर शिंदे ने ये मजाक किरकिरा कर दिया, ये कहकर कि बाला साहब की विरासत उनकी है। दुर्जय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये शिवसेना को बड़ी जीत पूरे राज्य में मिल गई है। देखते हैं इस लड़ाई में कौन सा टाइगर जीतता है। महाराष्ट्र में बीएमसी के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद अब चुनावी रंजिश में पथराव भी हो रहा है। भिवंडी में नगर निगम के नतीजों के बाद बीजेपी और कोणार्क विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और फिर सड़क को युद्ध का मैदान बना दिया। ये तस्वीरें उसी युद्ध की है। बीजेपी कार्यालय के बाहर कहासुनी हुई और फिर केवीए के कार्यकर्ताओं ने ऑफिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता भी आग बबूला हो गए और उन्होंने कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया। तस्वीरों में देखिए जिसके हाथ जो लगा उससे दूसरे पर हमला करने लगा। वीडियो में एक पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन भीड़ और हंगामा इतना ज्यादा था कि वो अकेला कुछ नहीं कर पाया। इस हंगामे के चलते सड़क पर जाम लग गया। जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई, भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस के आने के बाद भी विवाद नहीं थमा, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कश्मीरी पंडित पलायन की 36वीं बरसी को कश्मीर पंडित होलोकास्ट डे के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि इस दिन आतंकवाद की वजह से उन्हें अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा था। 35 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की पूरी तरह घर वापसी नहीं हो पाई है। इसी को लेकर जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उन्हें आज भी इंसाफ और उनके पुनर्वास का इंतजार है। इस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये सभी कश्मीरी पंडित जो हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं और प्रदर्शन कर एक ही मांग कर रहे हैं कि वापिस जो है वो उन्हें भेजा जाए। ये भी सच है कि 3 दशक बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर मरहम नहीं लगाए गए हैं। कौन रोकता है उन्हें? किसी ने नहीं रोका। जाए घर है, घर जाए, बैठे वहाँ आराम से। कश्मीरी पंडित अगर चाहते हैं कि वापस कश्मीर में आएं और कश्मीर जिसकी खूबसूरती कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरी है और उनके आने से वहाँ की खूबसूरती बढ़ेगी, तो वो हमेशा एक डिमांड रही है और हमने हमेशा डिमांड किया। लेकिन इसमें अल्टीमेट कॉल जो लेनी है वो दिल्ली की सरकार ने लेनी है। उम्मीद है सरकार जल्द ही कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कराएगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त छवि वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में एक बच्चे का मुख्यमंत्री से चिप्स मांगने का वीडियो सामने आया और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटे से बच्चे से चॉकलेट मांगते हुए दिखे हैं। मासूम अपनी मां के साथ जनता दर्शन में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था। जैसे ही सीएम ने महिला की शिकायत वाली पर्ची ली, साथ में खड़े मासूम को चॉकलेट दी और जब बच्चे से वो वापस मांगी तो देखिए कैसे मासूम ने इनकार कर दिया। अच्छा, एक मुझे दे दीजिए, एक मुझे दे, अरे हाँ दे दीजिए, दे दो, उसको दे दो। तो ये खाएगी हैं? अकेले खाएगी सब, और कौन कौन को दे दो। स्कूल जाती, स्कूल पढ़ेगी। अरे और मिलेगा चॉकलेट। इससे पहले एक बच्चा सीएम योगी से चिप्स मांगते हुए कैमरे में कैद हुआ था, जब उसने धीरे से सीएम के कानों में चिप्स की डिमांड की थी, जिसके बाद सीएम ने उसे चिप्स का पैकेट दिया था। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की कथा हरि कथा अनंता से कम नहीं है। अपने कुकर्मों की वजह से जेल जाते हैं, जमानत पर बाहर आ जाते हैं, लेकिन ना दबंगई छूट रही है, ना मानसिकता बदल रही है। बीच इंटरव्यू सिगरेट की मांग करने वाले अनंत अस्पताल तक में स्मोकिंग कर फिर से एक बार विवादों में है। रुआब वही है, अंदाज वही है और हाथों में सिगरेट भी वही है, जिसकी मांग करते हुए सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल होते रहे हैं। और ऐसा ही वीडियो फिर वायरल है, जहां वो पटना के IGIMS अस्पताल पहुंच गए हैं। हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है, लेकिन खबरों के मुताबिक अनंत रूटीन चेकअप के लिए गए हुए थे। लाव लश्कर के साथ पहुंचे विधायक जी ने अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी, लोगों की व्यथाएं सुनी और इसी बीच विधायक जी को सिगरेट की तलब लगती है। किसी समर्थक ने सिगरेट जलाकर दे दी। सिगरेट पीते पीते वो लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सिगरेट अब भी हाथ में है और जाहिर सी बात है लिफ्ट में भी हाथ में ही रही होगी। उत्तरी दिल्ली के संत नगर इलाके से एक निजी स्कूल के बाहर छात्रों के पेरेंट्स ने जमकर हंगामा किया। स्कूल पर आरोप है कि बाइबल सॉन्ग पर ताली न बजाने पर एक छात्र को प्रताड़ित किया गया। माउंट एलिवेट कॉन्वेंट स्कूल के बाहर गुस्साए अभिभावकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि जब बाइबल सॉन्ग स्कूल के अंदर चल रहा था तो एक बच्चे ने क्लैपिंग नहीं की, जिसके बाद उससे उठक बैठक लगवाई। गुस्साए अभिभावकों का आरोप है कि ये तो स्कूल में धार्मिक दबाव और धर्मांतरण के प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई तो सिर्फ ईसाई ही क्यों? बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में बताया जाए, सिख के बारे में बताया जाए। वहीं स्कूल प्रशासन की ओर से एक ऑडियो बयान जारी कर अपना पक्ष रखा गया है। कोई भी स्कूल बच्चों को धर्म के आस्था के प्रति क्यों छेड़छाड़ करेगा? धर्म के प्रति हम कभी भी छेड़छाड़ नहीं करते। कई हिंदू संगठनों ने भी स्कूल के बाहर जमकर नारेबाजी की। पुलिस को मौके पर बैरिकेडिंग करनी पड़ी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे विवाद पर क्या कार्रवाई करता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मेडिकल कॉलेज के अंदर योगी सरकार का बुलडोजर गरजा है। कॉलेज में अवैध तरीके से बनी मजार पर यह बुलडोजर गरजा है। कई बार नोटिस देने के बाद भी जब अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो फिर आज यहां पर ये बुलडोजर पहुंचे। किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। पहले मजार के चारों तरफ बनी दीवारों पर प्रहार किया गया, जगह मिली तो अंदर गया, फिर अंदर बनी अवैध मजार को खंड खंड कर दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे बाबा का बुलडोजर फुल स्पीड में गरज रहा है। अवैध मजार आस्तान रसूल शाह की थी, जिसे हटाने को लेकर 2004 से मामला चल रहा है। 2019 में अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन न तो अवैध मजार हटी और न ही अतिक्रमण। बस फिर क्या था, 10-20 अवैध मजारों को मिट्टी में मिलाकर 2000 वर्ग फुट एरिया समतल कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की गड़बड़ ना हो, उसके लिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। प्रशासन का साफ कहना है कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ 2 ही मजारें दर्ज हैं, बाकी की मजारें अवैध तरीके से बनाई गई थी, इसलिए आज उन पर एक्शन हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की चेतावनी को नजरअंदाज करने वाले अपराधियों का बुरा हाल होता है, क्योंकि यहाँ अपराधियों का उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसा हिसाब करती है कि वो पैरों पर चलने लायक तक नहीं बचते। जब पुलिस एनकाउंटर करती है तो अपराधी अपराध से तौबा तौबा करने लगते हैं। औरैया में योगी फोर्स की बुलेट से लंगड़ा हुआ ये आमिर है और प्रतापगढ़ में हॉस्पिटल में दर्द से कराह रहा ये नौशाद है।
शहर भले ही अलग अलग है, लेकिन इन बदमाशों का अंजाम एक ही है, हाफ एनकाउंटर। दोनों में एक बात और कॉमन है, दोनों ही गोकशी के अपराध में शामिल थे। और रैया के इस बदमाश आमिर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की जरूरत की तो जवाब में लंगड़ा हो गया। प्रतापगढ़ में भी नौशाद का कुछ इसी तरह हिसाब किया गया। पुलिस के बुलेट से ये भी घायल हो गया। इन अपराधियों को तो जीना आराम कर देंगे, गली में तट्टी जरूर लगवा देंगे। यूपी में बदमाश खुद को कितना भी शातिर क्यों न समझ ले, लेकिन जब योगी का हंटर चलता है तो कुख्यात से कुख्यात बदमाश भी पैरों पर नहीं चल पाते। और रैया प्रतापगढ़ की तरह गाजीपुर और बुलंदशहर में भी अपराधियों का हाफ एनकाउंटर हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून में नबी को मानने को लेकर मौलाना वर्सेस मौलाना हो गया और इससे एक मौलाना ने दूसरे के गाल पर 3 सेकंड में 3 थप्पड़ रसीद कर दिए। भरी मस्जिद में मौलाना की पिटाई का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। 1, 2, 3 और 3 सेकंड में मौलाना की अकल ठिकाने लगा दी, वो भी दूसरे मौलाना ने। दरअसल एक मौलाना का आरोप है कि दूसरा मौलाना मस्जिदों में जाकर बच्चों को बरगलाने की कोशिश करता है और ऐसा करते हुए उसे पकड़ लिया गया। दूसरे नबी को मानता हो, ये किसी भी मस्जिद में जाकर के हमारे बच्चों को बरगलाता है और ये कहता है कि दूसरा नबी मानो। सब आदमी इसकी सूरतें पहचान लो। देहरादून और उत्तराखंड की जितनी भी मस्जिदें हैं सब में ये वीडियो जानी चाहिए। यानी मस्जिद में नबी को लेकर थप्पड़बाजी हो गई। उत्तराखंड में अवैध बांग्लादेशियों की पैठ किस कदर हो गई है और क्यों धामी सरकार कार्रवाई करने के लिए मजबूर है, इसका जीता जागता सबूत मिला है ऋषिकेश से। यहाँ एक दुकान की आड़ में उसके अंदर अवैध तरीके से मदरसा चलाया जा रहा था, जिस पर हंगामा तो मचना ही था। यही है वो फर्जी मौलाना जिसकी वजह से लक्ष्मण झूला क्षेत्र में हंगामा बरपा है। मौलाना का खुलासा होते ही हिंदूवादी संगठन ने मोर्चा खोल दिया है और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक और फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। अवैध मदरसा चला रहा मौलाना भी फर्जी निकला, उसका आधार कार्ड फर्जी निकला। आधार कार्ड फर्जी है। अरे सुनो, इसके लिए जन्म डेट ऑफ बर्थ दिया होगा, बिल्कुल जन्म प्रमाण पत्र दिया होगा, मूल निवास स्थायी निवास दिया होगा, कुछ तो दिया होगा तभी तो बना होगा आधार कार्ड। कुछ लोग मौलाना के पक्ष में आए तो वे भी गुस्से का शिकार हो गए। बिहार का व्यक्ति बिना सत्यापन के यहाँ रह रहा, 34 साल का है, लग रहा है 34 साल के ये। अब मामला पुलिस के पास है। मध्य प्रदेश के भोपाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मदरसे के सामने गाड़ी पार्क करना एक हिंदू युवक को काफी भारी पड़ गया। युवक और उसकी बहन के साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने मारपीट की। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लड़कों का झुंड मारपीट कर रहा है। आसपास से लोगों की भीड़ है, कुछ महिलाएं और पुरुष बीच बचाव की कोशिश भी कर रहे हैं। पीड़िता ने घटना के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पूरी आपबीती सुनाई। मेरे सर के पूरे बाल उखाड़ दिए। इन लोगों ने सिर्फ पार्किंग के लिए लड़ाई हुई थी, यहाँ पे ऑटो खड़ी थी। ये रहे मेरे बाल और इन लोगों ने पूरे मेरे सर के बाल उखाड़ दिए हैं। मेरी चप्पल वहाँ पे पड़ी होगी, शर्ट वहाँ पे पड़ी हुई है और इन लोगों ने मार मार के मेरे भाई का सिर्फ पार्किंग के लिए, और इन लोगों ने चाबी छीन ली है और इन लोगों ने सिर्फ मार मार के मेरे भाई का सर फाड़ दिया। वीडियो वायरल होते ही मामला गर्मा गया। हिंदूवादी संगठनों ने घटना को लेकर नाराजगी जताई और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले पर मदरसे की संचालिका ने सफाई दी है कि इस घटना से मदरसे का कोई लेना देना नहीं है और मारपीट करने वालों की कोई कौम नहीं होती। लेकिन ये घटना आपसी सौहार्द पर तो सवाल उठाती है। दिल्ली के निर्माण विहार में चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा। सनातन मंदिर में चोरों ने चांदी के 25 लाख रुपए के शिवलिंग को ही चोरी कर लिया। चोरों की ये पूरी करतूत यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और चांदी की जो बढ़ती कीमतें हैं वो आप जानते ही हैं। भगवान के घर में डाका डालने के लिए चोरों ने रात के 3 बजे का वक्त चुना। पूरी रेकी और तैयारी के साथ 2 चोर पार्क के रास्ते मंदिर में घुसे, जिसमें से एक चोर मंदिर के गेट पर खड़ा होकर निगरानी करने लगा, जबकि दूसरा चोर मंदिर के अंदर छानबीन करने लगा। तभी वो मंदिर में रखी एक कुर्सी पर चढ़ गया और फिर गेट पर खड़े दूसरे चोर को भी बुला लिया। वहीं दूसरा चोर जैसे ही शिवलिंग के नजदीक पहुंचा, उसने पहले शिवलिंग को प्रणाम किया, फिर चोरी के लिए आगे बढ़ गया। फिर दोनों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी का डायरेक्शन चेंज कर लिया और मंदिर से चांदी के शिवलिंग को चुराकर फरार हो गए, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 150 में सिस्टम की नाकामी से एक घर का चिराग बुझ गया। 80 मिनट तक वो मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन नाकाम और कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ सिस्टम जागा नहीं। युवराज नाम के युवक की मौत हादसे में नहीं, बल्कि उसका कातिल वो नाकाम और मूकदर्शक बना हुआ सिस्टम है, जो अब सिर्फ और सिर्फ लीपापोती में लगा हुआ नजर आ रहा है।
कार पर युवराज के सामने 3 विभाग खड़े थे। विभागों के 80 कर्मचारी थे, लेकिन किसी ने युवराज को बचाने की जहमत नहीं उठाई। वो 80 मिनट तक मदद की गुहार लगाता रहा, फ्लैश लाइट जलाता रहा, लेकिन इस सोए हुए सिस्टम की आंखों और कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। कार है वो अंदर दाखिल हो जाती है और फिर जो युवराज है वो इसी जो पानी आप देख रहे हैं, गड्ढे में गिरते ही युवराज ने अपने पिता को कॉल कर बचा लेने की बात कही। पिता पहुंचे भी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों के सामने 27 साल तक जिसे पाला उसे खो दिया। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए। पिता के सामने अपने कलेजे के टुकड़े का दम तोड़ना शायद इस गुनाहगार सिस्टम को कभी माफ नहीं करेगा। युवराज की मौत में सिस्टम के कर्मचारी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उस इलाके पर ध्यान ही नहीं दिया। हादसे वाली जगह पर 1-2 नहीं बल्कि कई लापरवाहियां दिखाई दी। अगर प्रशासन ने उस पर ध्यान दिया होता तो शायद आज एक इंजीनियर बच्चा जिंदा होता। क्योंकि कोहरा होने के बाद भी कोई बैरिकेडिंग नहीं, न चेतावनी बोर्ड न लाइट। सड़क के मोड़ पर खुले में कंस्ट्रक्शन, पहले भी हादसे लेकिन एक्शन नहीं। यहाँ पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ था और ना ही कोई लाइट की व्यवस्था इस पूरे इलाके में थी। और जब युवराज कंपनी से लौट रहा था तो टी पॉइंट पर तेज रफ्तार कार से दीवार तोड़ते हुए पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। इसके बाद 80 मिनट तक कार पर बैठकर मदद मांगता रहा। मदद पहुंची लेकिन भीड़ का हिस्सा बनने। वीडियो भी है मेरे पास जिसमें सीढ़ियों पे वो फायर ब्रिगेड वाले बैठे हैं और सामने लड़का टॉर्च जला रहा है गाड़ी पे से। वो वीडियो भी है मेरे पास। फायर ब्रिगेड वाले क्या ठंडा पानी के वजह से नहीं ताके, क्यों नहीं ताके, क्या गर्म पानी करते इसमें तुम्हें दबदकाते। एक होनहार इंजीनियर की जान लेने के बाद अब प्रशासन शायद जागा है। बैरिकेड लग गए हैं, साइन बोर्ड लग गए हैं। क्या इसी हादसे का सिस्टम को इंतजार था? युवराज की मौत के बाद भी प्रशासन जागा नहीं था। उसकी नींद प्रदर्शन के बाद खुली। विरोध प्रदर्शन की आवाज कानों तक पहुंची तो एक्शन दिखाई दिया। लेकिन क्या सिर्फ सस्पेंड करना, FIR करने से युवराज वापस आ जाएगा या फिर किसी युवराज की और बलि चढ़ेगी तभी सिस्टम जागेगा? ये प्रदर्शन उसी युवराज के कातिलों को सजा दिलाने के लिए हो रहा है। एक जगह नहीं बल्कि कई जगह। विरोध की ये आग इसलिए जल रही है ताकि कोई युवराज मदद की गुहार लगाता दम न तोड़ दे। सिस्टम की सीनाजोरी देखिए। जिन पर सख्त एक्शन होना चाहिए था उन्हें सिर्फ सस्पेंड किया। संबंधित अधिकारियों को नोटिस, जेई नवीन बर्खास्त, विभागों के बिल्डर से रिपोर्ट मांगी और 2 बिल्डरों के खिलाफ FIR, वो भी पिता की शिकायत के बाद। ऐसे सिस्टम पर धिक्कार है जो दावे बड़े बड़े करता है, लेकिन हकीकत क्या है आज सबके सामने है। कंस्ट्रक्शन के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर जो डेथ जोन बन रहे हैं उन पर कब एक्शन? 80 घंटे बाद भी कोई जिम्मेदारी के साथ सामने नहीं आया। अगर ऐसा ही रहा तो फिर कोई युवराज बलि चढ़ेगा, फिर कैंडल मार्च निकलेंगे, लेकिन नतीजा सिर्फ यही रहेगा। और इस तरह की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में इंजीनियर की मौत का मामला, उससे जुड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब मामले पर संज्ञान लिया है। जांच के लिए 3 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है। मंडलायुक्त मेरठ के नेतृत्व में ये SIT बनाई गई है। SIT में ADG जोन मेरठ भी शामिल, चीफ इंजीनियर PWT SIT में शामिल। 5 दिनों में इस जांच के बाद रिपोर्ट इस SIT को अपनी सौंपनी होगी। हम आपको बता दें कि नोएडा में कार समेत इंजीनियर की दलदल में गिरने से मौत हुई थी और समय रहते मदद न पहुंचने की वजह से इस 27 साल के इंजीनियर युवक की जान चली गई। आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान के CDF असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ साजिश रची है। साजिश जैश के आतंकियों को भारत भेजकर, लेकिन मुनीर के आतंकवादियों का विकेट गिराने के लिए आसमान में उड़ती मौत अब घूम रही है और इसके निशाने पर ये आतंकी हैं। ये वही उड़ता ताबूत है जो जम्मू कश्मीर के जंगलों से उड़ रहा है। आतंकी जो घने जंगलों में पहाड़ी और ठंड का फायदा उठाकर छिपे रहते हैं, अब उनके जहन्नुम जाने का इंतजाम भारत ने कर दिया है और किसी भी वक्त मुनीर के ये जिहादी प्यादे धराशायी हो जाएंगे। आसमान में उड़ता ताबूत तो जमीन पर भारत में रणबांकुरे निशाना साधे बैठे हुए हैं और हर गोली पर आतंकी का नाम लिखा हुआ है। दरअसल आतंकियों के जंगलों में छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन त्राशी 1 चलाया गया और पिछले 48 घंटे से मुठभेड़ हो रही है। जैश के इन कायर आतंकियों ने छिपकर वार किया, जिसमें 8 जवान भी घायल हुए हैं, लेकिन आतंकी अब घिर चुके हैं। रात में कोहरे का फायदा उठाकर आतंकी दूसरे ठिकानों की ओर न भाग गए हों, इसके लिए आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है और आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी हो रखी है। मध्य प्रदेश के इंदौर को भिखारी मुक्त करने के लिए लगातार अभियान चलाया जाता है और इस दौरान अधिकारियों को एक ऐसे भिखारी के बारे में जानकारी मिली जो गरीब नहीं बल्कि करोड़ों का मालिक है। जब इस भिखारी की कुंडली निकाली गई तो अधिकारियों ने भी अपना माथा पकड़ लिया,
क्योंकि लोगों से मांग मांग कर खाने वाले इस भिखारी मांगीलाल के पास इतनी दौलत है जितनी एक अपर मिडिल क्लास मैन के पास भी नहीं होती। मांगीलाल दिव्यांग है, लकड़ी की पहिए वाली गाड़ी से घिसट घिसट कर सड़कों पर भीख मांगता है, लेकिन मांगीलाल की असलियत कुछ और ही है। करीब 60 साल के मांगीलाल के पास 3 मकान, 1 कार और 3 ऑटो हैं। मांगीलाल का ड्राइवर उसे छोड़ने और लेने आता है। इतना ही नहीं, करोड़ों का मालिक मांगीलाल सर्राफा बाजार में पैसे ब्याज पर भी देता है। 4 से 5 लाख रुपए इसने ब्याज पर दिया हुआ है। इसके 3 पक्के मकान हैं और 3 ऑटो रिक्शे हैं जो ये भाड़े पे दे के रखा है लोगों को, और खुद डिजायर पे आता जाता भी रहता है। क्यों हैरान रह गए ना भिखारी मांगीलाल की हकीकत जानकर? जो 3 घर उसके पास हैं, उसमें से एक तो सरकार ने ही उसे विकलांगता के आधार पर दिया है। इंदौर को भिखारी मुक्त अभियान के दौरान मांगीलाल की कुंडली जानकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। आप इस भिखारी की हकीकत जानकर चौंक गए ना? वैसे ही इंदौर के लोग भी मांगीलाल की असलियत सामने आने के बाद हक्के बक्के रह गए हैं। शाम के टाइम, रात के टाइम आते हैं मांगीलाल घूमने फिरने, खाने पीने के हिसाब से 4 पहिए गाड़ी पे। काफी समय से आ रहा है और मांगने का तो भिक्षा वाले वैसे बहुत भी है, और उसका बजाय जो यहाँ पे जो दलाल लोग रोड में खड़े हैं उनको लोगों को पैसा दिया हुआ है। लगभग रोज 10 बजे यहाँ से निकलते हैं और यहीं से निकलते हैं। 1-2 घंटा, आधे 1 घंटा यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ से जो भी प्रसाद मिलता है भगवान भैरवा जी बाबा जी को चढ़ाते हैं, वो ले खाते हैं, और इसके अलावा जो भी पैसे मिलते हैं लोगों से वो लेते हैं और आगे चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक मजदूर रातों रात करोड़पति बन गया, और वो भी सिस्टम की लापरवाही के चलते। ऐसा कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी होगी। सिस्टम की चौक ऐसी कि मेहनत मजदूरी कर परिवार पालने वाला एक मजदूर हाथ में आयकर का नोटिस लिए खड़ा है, जिसने उसकी नींद उड़ा दी है। नोटिस 10-20 हजार का नहीं, लाखों का नहीं, बल्कि पूरे 7 करोड़ से ज्यादा रुपए का मिला। आयकर विभाग ने एक मजदूर को 7,15,92,786 रुपए का नोटिस भेज दिया। हद तब हो गई जब नोटिस के बाद आयकर की खुद टीम उसके घर पहुंच गई। टीम ने युवक से उसके बैंक खाते की पूरी जानकारी मांगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये मजदूर तो मेहनत कर अपने परिवार का पेट पालता है। पीड़ित मजदूर ने इसे फ्रॉड बताया है। कानपुर में काम करने गए थे और खाता खुलाया गया था मेरा बिस्वा में, वहाँ मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अब मैं कप्तानी से गुहार लगाना चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए। यानी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर करोड़ों का नोटिस। राजस्थान के जयपुर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को एक बड़ी कामयाबी मिली है। टीम के हत्थे 10वीं पास एमडी ड्रग्स तस्कर पकड़ में आया है। पूछताछ में उसने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। आरोपी ने ड्रग्स बनाना जेल में बंद डॉक्टर से सीखा था। आरोपी रमेश गूगल के जरिए पहले सुनसान जगह खोजता था, फिर वहाँ किराए से घर लेने के लिए खुद को केमिकल बिजनेसमैन और केमिस्ट्री टीचर बताता था। घर मिलने के बाद वो कमरे में एमडी ड्रग्स बनाता था। 3 दर्जन प्रोडक्ट अभी तक पता चल चुके हैं। करोड़ों की संपत्ति इसने एमडी के काले कारोबार से कमाई। आरोपी रमेश पर 36 मामले दर्ज हैं और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक की जेलों में सजा काट चुका है। इसी दौरान महाराष्ट्र जेल में बंद डॉक्टर बिरजू से मिला, जहां एमडी ड्रग्स बनाने का फॉर्मूला सीखकर दोनों पार्टनरशिप में काम करने लगे। यहाँ इनके पास रुपया, यहाँ मंदिर दर्शन किया, फिर इनके पास रुपया। 2 महीना कोई केस है क्या पुराना? हाँ, पुराना केस है। हाँ, मारपीट का मतलब उधर गाँव में 2018 में। पुलिस अब इसके बाकी गैंग मेंबर की कुंडली भी खंगालने में जुटी है। हरियाणा के गुरुग्राम से फर्जी पहचान के सहारे रौब दिखाने वाले शातिर की पोल खुली है, जो फर्जी पहचान के दम पर मुफ्त की सुविधाएं ऐंठ रहा था, लेकिन असली पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। लोगों पर रौब झाड़ते हुए, होटल में बेधड़क एंट्री करते हुए और टोल टैक्स पार करते हुए पुलिस अफसर को देखिए, लेकिन ये कोई पुलिस अफसर नहीं बल्कि ई रिक्शा ड्राइवर है। लेकिन खुलासा तब हुआ जब गुरुग्राम के एक होटल में आरोपी सब इंस्पेक्टर बनकर रौब दिखाने लगा, तो होटल मैनेजर को शक हुआ। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। चौंक गए ना आप भी? पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि 2200 रुपए की वर्दी खरीद ली, 500 रुपए में फर्जी पुलिस का आई कार्ड भी बनवा लिया। कुल मिलाकर लगभग 3000 रुपए में ये पुलिस अफसर बन गया। वैसे आरोपी राजस्थान में किराए पर ई रिक्शा चलाता है। आरोपी के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फर्जी एसपीओ कार्ड और सब इंस्पेक्टर की वर्दी बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बीजेपी के एक नेता सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। वायरल वीडियो में वो 500 रुपए के नोटों के बंडल से भरे कमरे में दिखाई दे रहे हैं, और ये नेताजी सिर्फ जिला मंत्री हैं, लेकिन उनके पास नोटों के इस बंडल की मौजूदगी एक बड़ा गंभीर सवाल भ्रष्टाचार का जरूर पैदा करती है। मंत्री जी, हालांकि वीडियो कहाँ का है और कब का है ये पता नहीं चल पाया, और न ही हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं।
लेकिन वायरल वीडियो में एक व्यक्ति एक कमरे के भीतर मौजूद दिख रहा है, जहां फर्श पर 500 रुपए के नोटों के बंडल दिख रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो पता चला शख्स बीजेपी का जिला मंत्री है और नाम है गौतम तिवारी। लेटिए बताओ जी। मंत्री जी एकदम वीडियो बना दे, ठीक। हालांकि गौतम तिवारी ने इसे फर्जी करार देते हुए किसी विरोधी की साजिश होने का दावा किया है। अब सही गलत तो ईडी और पुलिस ही करेगी, लेकिन वीडियो वायरल हो रहा है और नेताजी सवालों में है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के घूस लेने का वीडियो सामने आया है। आरोप है कि सुपरवाइजर हर महीने आंगनवाड़ी वर्कर्स से 1500 रुपए की वसूली करती थी। फिलहाल वीडियो के आधार पर आरोपों की जांच चल रही है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के घूस कांड का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आरोपी सुपरवाइजर शारदा वर्मा कुर्सी पर बैठी हुई नजर आ रही है और सामने आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठी हुई है। इस दौरान सुपरवाइजर शारदा वर्मा के पास खड़ी एक आंगनवाड़ी वर्कर उन्हें रुपए निकालकर देती हुई नजर आती है। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि सुपरवाइजर हर महीने आंगनवाड़ी वर्कर से 1500 रुपए की वसूली करती है। दाल तेल दलिया बेचवा के बच्चे या न बच्चे बेचवा के जबरन लेती है। अच्छा, कौन है ये शारदा वर्मा? ये मुख्य सेविका सुपरवाइजर है। अच्छा, बहुआ ब्लॉक की। हर महीने रिश्वत मांगती है? हर महीने। कितने रिश्वत मांगती है? 1500 रुपए। सुपरवाइजर की हरकतों से तंग आकर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने डीएम से इसकी शिकायत की। डीएम ने वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। काबुल में जोरदार धमाका हुआ है। शहर 9 इलाके में ये धमाका हुआ है। रेस्टोरेंट में आईडी ब्लास्ट हुआ है। टारगेट चीनी अधिकारियों का वाहन था। सूत्रों के हवाले से खबर जो हमें मिल रही है, किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन काबुल में ये जोरदार धमाके की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। चीनी अधिकारियों को टारगेट करने की कोशिश, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। एक चीनी रेस्टोरेंट में ये आईडी धमाका हुआ है। काबुल में ये चीनी रेस्टोरेंट मौजूद था जहां पर ये धमाका हुआ है। देखिए किस तरीके का अफरा तफरी का माहौल है। शहर 9 इलाके में ये धमाका हुआ है। धमाका काफी जोरदार था। आसपास काफी आवाज सुनी गई। आप धूल का गुबार देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ब्लास्ट है वो कितना भीषण है। अभी हालांकि किसी के हताहत होने की खबर हमें नहीं मिल रही है। आंध्र प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अन्नामय्या जिले में पुलिस को 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मौत की खबर मिली है। पुलिस मामले की जांच के लिए उस जगह पहुंची जहां दोनों युवकों की मौत हुई थी। पुलिस को जांच में जो कुछ पता चला वो काफी चौंकाने वाला है। पुलिस को पता चला कि दोनों युवकों की मौत की वजह बियर पीने की होड़ थी। मरने वाले दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। मणिकुमार और पुष्पराज दोस्त थे। दोनों में इस बात की शर्त लगी कि कौन ज्यादा बियर पिएगा। बस यही चैलेंज एक दूसरे की मौत का कारण बन गया। शर्त जीतने के लिए दोनों ने इतनी ज्यादा बियर पी ली कि इनकी तबीयत बिगड़ गई। दोनों को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादा बियर पीने से मणिकुमार और पुष्पराज की जान चली गई। पुलिस ने उस जगह जाकर भी तलाशी ली जहां दोनों बैठकर बियर पी रहे थे। पुलिस को वहां से बियर के खाली कैन मिले। फिलहाल पुलिस बियर वाली इस थियरी के अलावा सभी एंगल से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शादी के 10 साल बाद एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। हालांकि बच्चों ने मां के बजाय पिता के साथ रहने का फैसला लिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में रेत माफिया पर फिल्मी स्टाइल में एक्शन हुआ है। पुलिस का एक जवान रेत माफिया को पकड़ने के लिए चलते ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़ गया और इसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखिए कैसे पुलिसकर्मी ने अपनी जान से पहले अपने फर्ज को रखा, उस फर्ज को निभाने के लिए जिसके लिए खाकी पहनी है। वीडियो में देखिए रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर तेज रफ्तार से चल रही है। पीछे से एक पुलिसकर्मी ट्रक पर चढ़ जाता है और रेत माफिया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रेत माफिया पकड़े जाने के डर से चलती ट्रैक्टर ट्रॉली से कूद जाता है और ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे एक खेत में जा घुसती है। आरोपी कूदते ही भागने लगता है, लेकिन पुलिसकर्मी यहीं नहीं रुकता, वो आरोपी के पीछे दौड़ लगा देता है। मामला भीलवाड़ा के सिद्धिविनायक रोड के बताया जा रहा है। हालांकि कई लोग पुलिसकर्मी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग जान जोखिम में न डालने की सलाह दे रहे हैं। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड वाली इस दुनिया में अब ये दावा भी नहीं किया जा सकता। केरल के एक शख्स ने इसी सोशल मीडिया और ट्रोलर के दबाव में आकर खुदकुशी कर ली, जिस पर महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। ये है वीडियो वायरल करने वाली वो महिला शीमजिथा मुस्तफा, और ये है वो शख्स दीपक जिसने अपनी जान दी।
देखिए, इस महिला ने बस में एक वीडियो बनाई और महिला उत्पीड़न और छेड़खानी का सबूत जुटा रही थी, जबकि दीपक इससे पूरी तरह अनजान था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उसने इस महिला की ओर देखा तक नहीं, उल्टी महिला भीड़ और धक्का मुक्की से खुद को बचाने के बजाय इस शख्स से चिपके रही, वीडियो बनाती रही और इसी दौरान दीपक का हाथ उसको टच कर जाता है। लेकिन मोहतरमा तो सबूत बनाने में बिजी थी। व्यू और लाइक के चक्कर में बनाया ये वीडियो वायरल हुआ तो दीपक कटघरे में था। वायरल वीडियो और आरोपों से आहत दीपक ने बाद में सुसाइड कर ली। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां चलती सड़क पर एक ऐसी घटना घटी है कि हर कोई सहम गया। यहां मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान जरा सी लापरवाही किसी की भी जान ले सकती थी। ये देखिए, कार के शीशे से पत्थर आर पार होकर अंदर घुस गया। ये पत्थर सड़क पर चल रही एक कार पर ऊपर से अचानक आ गिरा। पत्थर इतनी ऊंचाई से गिरा कि कार चला रहा ड्राइवर घायल हो गया। किसी राहगीर ने तुरंत मदद की और घायल ड्राइवर को कार से बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि ड्राइवर को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन जिस ऊंचाई से पत्थर गिरा उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा हो सकता था। साथ ही ये घटना मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। हालांकि मामलों की जांच की जा रही है कि आखिर पत्थर गिरा कैसे। असम से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां फेरी घाट पर एक कार देखते ही देखते नदी में समा गई। यह हादसा अचानक हुआ, इससे मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गई। बस गनीमत ये रही कि कार ड्राइवर की जान बच गई। देखते ही देखते कार पानी में डूबने लगी। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जिस वक्त ये कार डूब रही थी तब कार के अंदर ड्राइवर मौजूद था। पास में खड़े व्यक्ति ने ड्राइवर को रस्सी फेंकी और उसी के सहारे नदी से बाहर निकाला गया। हादसे में ड्राइवर बाल बाल बच गया, लेकिन कार पूरी तरह से पानी में डूब गई। दरअसल फेरी पर कार चढ़ाने के दौरान कार का बैलेंस बिगड़ गया और फिसलकर नदी में समाने लगी। ये घटना सबक है कि फेरी घाटों पर सुरक्षा और सतर्कता जरूरी है, वरना एक छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पति की। नमस्कार।